आपने एमआईएम पार्टी का सपोर्ट किस बुनियाद पे किया था? शेख रशीद साहब के फेवर में उन्होंने फतवा दिया। काम करना तो दूर की बात है, वो काम करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं। मुफ्ती साहब वक्तन फ़ौक्तन उनके साथ होते रहे। क्या आप आसिफ शेख को वापस से जिताने के लिए मुफ्ती साहब के अगेंस्ट में खड़े हुए हो? कि जो शेख रशीद शेख आसिफ घराना है तो वो खुद ओट कटवा हैं, तो हम पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते? आज आपके हाथ से निकल चुका है अच्छाई और बुराई। तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि मालेगांव शहर के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? स्टेज देखेंगे वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बदउनवानी जो है ये ख़ानदान करता था, उसकी मुखालफत हमने की। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नहीं हो तो आपका ऐसा कौन सा काम है जिसकी बुनियाद पे आपको मालेगांव की आवाम कबूल करे? ये सिंबल जिनको दिया गया वो इस काबिल नहीं है, इसलिए हम दोनों तरफ फाइट कर रहे हैं। हमारी तहरीकें उनके नाम कर दी। अगर हम उनके साथ नहीं होते तो वो 2019 के इलेक्शन में नहीं जीतते। वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। असम्बली इलेक्शन 2024 के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है शान हिंद नेहाल अहमद। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इलेक्शनी मैनिफेस्टो क्या है, मालेगांव शहर में इन्होंने क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। शान हिंद मैडम, आपका स्वागत है मानव समाचार में। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इस इलेक्शन के लिए, असम्बली इलेक्शन 2024 के लिए मैनिफेस्टो क्या है आपका? जो हम उमूमी तौर पे कह रहे हैं वो मैनिफेस्टो हमारा भी जारी होगा जल्द ही, लेकिन हम उमूमी तौर पे जो कह रहे हैं, जो मालेगांव शहर में अहम मुश्किलात है वो तो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो है अभी तक पूरी नहीं हो पाई। वो तो एक इशू है जो रोड, गटर, साफ़ पानी, ये अहम मसला है ही। लेकिन असम्बली के मेंबर के लिए जो बातें होनी चाहिए वो अहम है रोज़गार, मालेगांव शहर की सनत, पावर कंपनी की जो मस्ती है उसके ख़िलाफ़, औरतों को घर बैठे रोज़गार मिले उसके लिए। और जो लोग मैं महसूस करती हूँ कि मालेगांव शहर की एक बड़ी आबादी है जो ऐसी जगह पे रहती है जिसकी वो हकीकी तौर पे मालिक नहीं, यानी 7/12 के उतारा नहीं है उनके नाम पर, लेआउट बिन शेती की जगह नहीं, उनको उनके घरों का मालिक बना देना। क्योंकि जैसे नीतीश रानी जैसे लोग हैं जो फ़िरका परस्त लैंड जिहाद की बात किया करते थे, ऐसे ये उसको वापस गुंठेवार कानून के जैसा कानून लाकर उनको घरों का मालिक बनाना और तहफ़्फ़ुज़ हमारा। और मालेगांव शहर में जो गैर कानूनी तौर पे जो कारोबार चल रहा है, चाहे नशे का हो, सट्टे का हो, जुए का हो, उसको ख़त्म करना। पुलिस बिला वजह लोगों को परेशान करती है, उसके ख़िलाफ़ ताकत करना। और जो तालीमी निज़ाम है, आप देखेंगे कॉरपोरेशन की जो स्कूलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी, वो निज़ाम को दुरुस्त करना, ये हमारे अहम बात है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने सब चीज़ों को शामिल किया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले असम्बली इलेक्शन के टाइम में आपने एमआईएम पार्टी का सपोर्ट किस बुनियाद पे किया था? हम जनता दल में थे, हमने हमारा जो सपोर्ट किया था मुफ्ती इस्माइल साहब को। हमारा उनके साथ रहने का मकसद ये था कि जो शेख रशीद शेख आसिफ घराना है, वो लोगों की जो बदउनवानी थी वो पिछले टर्म कॉरपोरेशन के उसमें ही इतनी ज़्यादा उनकी बदउनवानी थी कि जिसकी वजह से शहर तबाह हो रहा था। तो हमारा उनके ख़िलाफ़ मुफ्ती साहब के साथ जुटना वो इसलिए था कि शहर का विकास हो पाए। लेकिन जब हम जिन मंशूर के साथ उनके साथ जुटे, उसमें वो काम करना तो दूर की बात है, वो काम करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। और जो 12 नवंबर जैसे मामलात हुए, गढ़ की यात्रा का मामला हुआ, या एमएसजी कॉलेज में जो फ़िरका परस्तों ने हुजूर की नाम का लगे हुए पोस्टर की बेहुरमती की, ये ऐसी बातें थी जिसमें कोई भी सियासी लीडर, चाहे वो शेख रशीद साहब का घराना हो चाहे मुफ्ती साहब का, ये लोग आलेकार बने हुए हैं फ़िरका परस्तों के, ये कहीं भी बोलते नहीं। इसके लिए हमको मालेगांव शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन में उतरना पड़ा और हमने उनसे दूरी इख्तियार करी। जबकि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है असम्बली इलेक्शन 2024 में कि आप आसिफ शेख को वापस से जिताने के लिए मुफ्ती साहब के अगेंस्ट में खड़े हुए हो, तो ये इल्ज़ाम कहाँ तक के सच है? ऐसा है कि आसिफ शेख और उनके घराने की पॉलिटिक्स ये शुरू से हमारे ख़िलाफ़ रही। मुफ्ती साहब जो हैं वो तो उनके साथ ही थे। चाहे आप देखेंगे 2012 में वो खुद उनकी वालदा को, ताहिरा मैडम को, उन्होंने मेयर बनवाया। हम उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ थे। और हमारी जो सियासी लड़ाई है वो हमेशा से नज़रियाती तौर पे शेख रशीद घराने के ख़िलाफ़ रही।
हम उनके साथ कभी नहीं रहे और ना उनकी आइडियोलॉजी हमको पसंद है, हम उनके साथ रह ही नहीं सकते। मुफ्ती साहब वक्तन फ़ौक्तन उनके साथ होते रहे, चाहे आप देखेंगे 1999 में निहाल साहब के ख़िलाफ़ शेख रशीद साहब के फेवर में उन्होंने फतवा दिया, 2004 में भी मुफ्ती साहब ने फतवा दिया और उसके बाद 2012 में उन्होंने तायरा मैडम को मेयर बनाने के लिए बिना शर्त के उनको सपोर्ट किया। तो मुफ्ती साहब उनके साथ रहते। और जो मैं मालेगांव शहर का आज देख रही हूँ हालात, अब मैंने एक हमारी जो स्टैंड अप विद शान, एक हमारी जो तब्दीली की दस्तक का प्रोग्राम था, उसमें बताया भी था कि हाँ, मैं मालेगांव शहर को 4 हिस्से में तकसीम करके ये समझ रही हूँ कि किस हिस्से में किसकी कितनी ताकत है। अगर आप देखेंगे कि पक्के इलाकों में हम मुफ्ती साहब से फ़ाइट कर रहे हैं, वहाँ शेख आसिफ नहीं है। और जहाँ आप कच्चे इलाकों में देखेंगे वहाँ हम शेख आसिफ से फ़ाइट कर रहे हैं, मुफ्ती साहब वहाँ नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि मुफ्ती साहब 3 नंबर पे जा रहे हैं, तो वो खुद ओट कटवा हैं, तो हम पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? हमारा एक काम ऐसा नहीं बता सकते जहां हमने हमारे उसूलों के साथ समझौता करके शेख रशीद साहब के या शेख आसिफ साहब का हमने सपोर्ट किया हो। लेकिन मैं 10 मिसालें बता दी आपको जहां मुफ्ती साहब ने अपने फ़ायदे के लिए उनका सपोर्ट किया। मैडम, जैसे कि आप बता रहे कि आपने शहर को 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में तकसीम किए है, तो एक शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुसुम्बा रोड और कंपाउंड का इलाका जो जनता दल का गढ़ माना जाता था, आज आपके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि जनता उस इलाके के कुछ नुमाइंदे या कुछ बड़े जिम्मेदारान आज मुफ्ती साहब के सपोर्ट में हैं। देखो, जो आप जिस इलाके की बात कर रहे हो वो है आगरा रोड का शुमाली हिस्सा। वहाँ पर हुसैन सेठ कंपाउंड जो है वो अकेले जो यूसुफ इलियास है वो ताकत नहीं है। पहली बात तो जो 12 नवंबर का मामला हुआ, 12 नवंबर में जो इतना उनका किरदार मशकूक था और जहाँ वक्त पड़ा इनकी नाराज़गी, इन्होंने मुफ्ती साहब का पोस्टर निकाल के फेंक दिया। फिर इनके भाई जाके अफ्तार पार्टी का खर्च उठाए शेख आसिफ साहब के साथ और उसके बाद फिर ये वापस इनके साथ। तो उनकी जो बार बार बदलने वाली पॉलिसी है उसको वो इलाका पसंद ही नहीं करता। और आप देखेंगे कि आगरा रोड के शुमाली हिस्सा वो हमारा गढ़ रहा है। और इनकी जो आप कंपाउंड वालों की बात करेंगे, अभी जब हमारा पैक्ट था 2017 में मुफ्ती साहब से, तो ये मुफ्ती साहब के टिकट से लड़ना पसंद नहीं किए, ये हमारे टिकट से लड़े, क्योंकि इनको हमारे सिंबल पे लड़े। इनको ये डर था कि मुफ्ती साहब के टिकट से वो चुन के नहीं आ सकते, उनकी खुद की क्या ताकत है ये आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि अभी आपने बताया कि एक इलाके की बात आपने की, पूरा हिस्सा, हाँ, हिस्सा जो है वो 94,000 रोड का हिस्सा। जी जी, तो आप जैसे उस हिस्से की बात की आपने, आपके ऊपर इस मरतबा एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कांग्रेस पार्टी की जानिब से, आप इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नहीं हो। देखो, इंडिया अलायंस का कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, तो इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते कि समाजवादी पार्टी जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो इंडिया अलायंस की मैं उम्मीदवार हूँ और इंडिया अलायंस का एक बड़ा लीडर जो है अखिलेश यादव, जिन्होंने 37 सीट लाई, वो आकर मेरा ऐलान किए। मैं नहीं जानती कि कांग्रेस के किस बड़े लीडर ने आके यहाँ के उम्मीदवार का ऐलान किया। नहीं, आपके ऊपर जैसे एबी फॉर्म वगैरह के ताल्लुक से और एक चीज़ तो मेरे बाद इनको एबी फॉर्म मिला। और देखो, ऐसा होता है कि बहुत सारी पार्टियां इंडिया अलायंस में हैं, एक ही जगह पर कई आप देखेंगे कि ममता बनर्जी नहीं शामिल थी, इलेक्शन उन्होंने अलग लड़ा, लेकिन वो तो थी इंडिया अलायंस में ही ना। तो ऐसा होता है नज़रियाती तौर पे। और दूसरी अहम बात ये थी कि एजाज बेग साहब, अगर आप हकीकत में समझेंगे, आज युवा कांग्रेस की पूरी टीम, युवा कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ज़िले सतह पे, स्टेट लेवल पे उनको आज ये एहसास हो गया है कि सिंबल जिनको दिया गया वो इस काबिल नहीं है, इसीलिए उन्होंने अहकाम जारी किए कि हम समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करो आप। जैसे कि अभी आप बता रहे कि इंडिया अलायंस में बहुत सारी टीम या पार्टियां शामिल है और आपके साथ आज कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष आपसे जुड़े हैं, आपकी पार्टी से जुड़े हैं, आपके साथ और कौन कौन सी पार्टी है? देखिए, आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, हमारे साथ आप देखेंगे जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल वाले हमारे साथ हैं और मैं मानती हूँ बहुत जल्दी एनसीपी वाले जो शरद पवार एनसीपी है वो भी हमारे साथ हैं। अभी शहर का इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है, अच्छाई और बुराई की बुनियाद पे कुछ पार्टियां ऐलान कर रही है, गुंडागर्दी की बात हो रही है इलेक्शन स्टेज से, तो आपको मुनासिब लगता है कि शहर के लिए असेंबली इलेक्शन में ये मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहिए? अच्छाई और बुराई वो काम की बुनियाद पे होना चाहिए।
निजी तौर पे कौन क्या है वो 2 नंबर की बात ये है कि कोई अच्छा उस वक्त कहलाएगा जो अच्छे काम करेगा। और आप अगर देखेंगे तो ये दोनों लोग, चाहे शेख आसिफ साहब का घराना, वो 15 साल वो और उनके वालिद साहब ये मालेगांव शहर में रहे, एमएलए रहे, और मुफ्ती साहब खुद जो है 10 साल रहे। अब दोनों का काम आप देखेंगे तो शहर में गरीबों की बस्ती के लिए दोनों ने काम नहीं किया। तो अच्छाई की काम की बुनियाद पे दोनों अच्छे नहीं हैं, आप ये मान लीजिए। दूसरी बात यह है कि मालेगांव शहर में नशा, जुआ और सट्टा ये कारोबार जो हो रहा है, ये आप देखेंगे, जो स्टेज देखेंगे वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि किसके काम करने वाले लोग, चाहे वो ब्लैकमेलिंग करके शेख आसिफ के साथ रहते हो, लेकिन उनसे लगे हुए लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन मुफ्ती साहब एमएलए रहते हुए इसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। जैसा कि अभी आप बता रहे हो कि शहर में अच्छाई और बुराई की बुनियाद पे या फिर गुंडागर्दी की बातें, तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि मालेगांव शहर के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये एक एजेंडा बनाया जा रहा है कि मालेगांव शहर वाकई में गुंडागर्दी करता है? क्योंकि ये जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी या फिर अभी यहाँ का जो महाराष्ट्र का जो शिंदेगढ़ जो है, तो उसकी जानिब से कहीं ना कहीं मीडिया में ये बात उछाली जा रही है, क्योंकि मालेगांव एक मुस्लिम बहुमत इलाका है और मुस्लिम बहुमत इलाके को इस तरह बदनाम करना कहाँ तक सही है? देखिए, मेरे सामने जो 2 उम्मीदवार हैं, दोनों बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो जितनी डेयरिंग से शेख आसिफ साहब बोलते हैं कि मैं अजीत पवार से ये फ़ंड लेके आया, मैंने ये काम किया, तो ये पूरे शहर को मालूम है कि वो अजीत पवार के साथ हैं और अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, ये भी पूरा महाराष्ट्र जान। दूसरा, मुफ्ती साहब ने खुद अपनी ज़बान से इकरार किया कि मैं 2.5 साल एकनाथ शिंदे के साथ रहा हूँ। तो ये दोनों जो है ये बीजेपी के साथ रहने वाले हैं और मालेगांव शहर को बदनाम टारगेट किया गया है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से। जब उन्होंने ये देख लिया कि जो 1,91,000 की लीड लेके बीजेपी का उम्मीदवार आया, वो एक ही मालेगांव सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से उसकी पूरी लीड टूट गई और इंडिया अलायंस की कैंडिडेट जो है वो 3,500 की लीड ली। तो मालेगांव शहर को उन्होंने टारगेट बनाया और ये दोनों ये एजेंट हैं। कोई आप ये बात से इनकार कर सकते हैं कि ये शिंदे के साथ नहीं थे, वो फ़िरका परस्त हिंदुत्व के नाम पे बनी हुई हुकूमत के साथ मुफ्ती साहब थे और अजीत पवार के साथ शेख आसिफ है, ये पूरा शहर जानता है। तो ये लोग ऐसी सियासत कर रहे हैं जो मुद्दों से हटी हुई है। मैडम, जैसे कि अभी आप बता रहे हो, तो हमने देखा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब या शेख आसिफ साहब ये अपने जलसे से, स्टेज से ये बातें करते हुए नज़र आए कि हमने इतना फ़ंड लाया शहर में, इतना काम किए, हमने ये काम किए, वो काम किए। तो आपका ऐसा कौन सा काम है जिसकी बुनियाद पे आपको मालेगांव की आवाम कबूल करे? देखिए, इनका कारपोरेशन में राज रहा, शेख आसिफ घराने का, उनके वालिद, वालदा और वालदा, ऐसे उनके 7.5 साल उन्होंने कारपोरेशन का और 1 साल का 400 करोड़ रुपया बजट है। तो समझ लो कि मालेगांव शहर में कितना काम होना चाहिए था। आप अंदाज़ा लगा सकते मुफ्ती साहब को जो फ़ंड मिला और जो उन्होंने कहा कि मैं 450 करोड़ का काम कर चुका हूँ। मैं एक मुआवजा करके आपको बताती हूँ। भिवंडी के एमएलए जो रईस शेख है, वो अपनी ज़बान से बोलते हैं कि मैंने 160 करोड़ का काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। 8 किलोमीटर का रोड बताते हो, 21 प्राइमरी स्कूल जो पूरी तरह तोड़ के नहीं बनाई गई, 7 उन्होंने जिम खाने बनाए, 10 उन्होंने शादी हॉल बनाए और गटरे वगैरह तो दूर की बात है, यानी मामूली काम है। इसके बावजूद वो बोलते हैं कि 160 करोड़ मैंने खर्च किया और मुफ्ती साहब बोलते हैं कि मैं 400 करोड़ रुपये का फ़ंड लाया। लेकिन आप जगह पे देखो, मालेगांव शहर में ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इतनी चोरी हुई। दूसरा, आप अगर कारपोरेशन का फ़ंड देखेंगे, मैं अभी जिस रास्ते से गुज़र के आई कब्रस्तान के रोड, मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी, चंद नौजवान जमा थे, मेरी गाड़ी वहाँ पर रुकी गड़े की वजह से। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला मैडम हम आपके साथ हैं। तो मैं बोली भाई बहुत खुशी की बात है। बोले ये रोड से हम लोग देखते हैं, यहाँ से मैयत जाती है, बारिश के अयाम में यहाँ क्या होता होगा। तो मालेगांव शहर में लोग एहसास कर रहे हैं कि इन्होंने कागज़ पे काम किया या अपना घर भरा, दोनों लोगों ने, और मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अच्छाई और बुराई की बात ये स्टेज से करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं कि हमने भला काम कर दिया, तो लोगों को उलझा के रखते हैं। नहीं, हमारा सवाल ये था कि आपके ऐसे कौन से काम हैं मैं अभी जिसकी बुनियाद पे आवाम आपको कबूल करे? जी, आप अगर ये देखेंगे तो मैं किसी ओहदे पर एमएलए नहीं बनी,
मुफ्ती साहब 10 साल एमएलए रहे, कारपोरेशन में 3 टर्म उनका पार्टी का मेयर रहा। और अगर देखेंगे शेख रशीद घराने के, शेख आसिफ घराने के, तो 3 टर्म एमएलए 15 साल उनका रहा। उसके बाद 3 टर्म उनका मेयर रहा 7.5 साल। तो मैं तो किसी ओहदे पर आई नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैंने मुसलसल मालेगांव शहर के लिए जब बेबाकी करने की ज़रूरत है उस वक्त मैंने काम किया, जब ये दोनों कोई काम नहीं किए। आप बताओ, अगर मैं कोई ओहदे पे नहीं हूँ तो मैं मेरे काम अब देखेंगे जब इस शहर मुझे नवाजेगा। कॉरपोरेशन का जैसे आप बता रहे हो कि कॉरपोरेशन का इतना बजट होने के बाद शेख आसिफ घराने ने या शेख रशीद घराने की तरफ से कुछ काम नहीं हुआ, जबकि कॉरपोरेशन में आप भी अपोजिशन लीडर रहे, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई? हम मुसलसल, जिस वक्त से मैं आखिरी 1 साल अपोजिशन लीडर रही, हमने मुसलसल इस बात की बार बार आगाही करवाई शहर को भी कि जो मालेगांव कॉरपोरेशन का फंड है उसका 70% जो है वो मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा देता है, लेकिन 10% भी काम हमारे यहाँ नहीं होते। और जो 30% मालेगांव शहर का नदी के उस पार का इलाका टैक्स देता है, वहाँ पर 80% 90% काम होते। इसके ख़िलाफ़ हम मुसलसल एहतजाज करते रहे और बार बार बोलते रहे कि शेख रशीद साहब मेयर बनने के लिए मालेगांव शहर के फ़ंड का, मालेगांव शहर के पानी का सौदा किया है, और उनकी मुखालफत करते रहे। बुलंद इकबाल जब गठ नेता थे उन्होंने तो स्टे लेकर आया था उनके फ़ंड के ऊपर, क्योंकि अगर 140 करोड़ का काम कारपोरेशन का रहता था तो उसमें 10 करोड़ भी मालेगांव सेंट्रल के लिए नहीं था। तो ये बदउनवानी जो है ये ख़ानदान करता था, उसकी मुखालफत हमने की। जैसे कि अभी आप बता रहे बुलंद इकबाल साहब का आपने जिक्र किया बातों में, तो मैं यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहूँगा कि एमआईएम के जो उम्मीदवार है और उनकी जो टीम के लोग हैं, कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बुलंद इकबाल के जाने के बाद निहाल साहब का घराना सियासत ख़त्म हो चुकी थी, उनकी सियासी मौत हो चुकी थी। आपको ज़िंदगी देने वाले मुफ्ती इस्माइल और आप उनके ही अगेंस्ट में आप इलेक्शन लड़ रहे हो। देखो, ज़िंदगी देना, मालेगांव शहर की आवाम एक वाहिद लीडर है साथी निहाल अहमद, जिन्होंने गरीबों का काम करके अपनी इमेज बनाई। वो लोगों को अपनी तरफ आमादा किए, कोई मजहबी तौर पे किसी को अपनी तरफ रागिब नहीं किए, ना गुंडागर्दी करके किसी को रागिब किए। उन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीता और वो लीडरशिप किए। तो जो आदमी जड़ों से जुटा होता है, जो आदमी ज़मीन से काम करता है, उसकी सियासत ऐसे ख़त्म नहीं होती। मैं ये मानती हूँ कि हम लोग मुफ्ती साहब के साथ लगे रहे। हम लोगों ऐसा हाल था, जो मुफ्ती साहब के करीब के लोग थे 2019 में, वो ये बोलते थे कि ये 30,000 वोट से हारेंगे, ये 40,000 वोट से हारेंगे, लेकिन हम ही थे जो हमेशा उनको ये एहसास दिलाते थे कि नहीं, हम आप जीतेंगे, इलेक्शन के हालात अलग होते हैं। और हमने मुद्दा बनाया, हमने जो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी थी शेख आसिफ के ख़िलाफ़, हमने पूरे उनके हमारी तहरीकें उनके नाम कर दी। मेहनत हम लोग करते थे और उनको बुला के स्टेज सजा के दे देते थे। अगर हम उनके साथ नहीं होते तो वो 2019 का इलेक्शन भी नहीं जीतते। और आज आप हालात देख रहे हैं। शहर की आवाम से मानव समाचार के ज़रिए आप क्या अपील करना चाहेंगी ताकि आवाम आपके उस मुद्दे को जिस तरीके से आपने बताया, ताकि आपको वो वोट कर सके? मैं फील्ड पे काम कर रही हूँ, मैं घरों में जा रही हूँ, मैं औरतों को देख रही हूँ और लोगों की तकलीफ़ भी देख रही हूँ। जहाँ मैंने पूरा सर्वे किया, पूरे शहर को 4 हिस्से में तकसीम किया और वहाँ समझ में आ रहा है कि कच्चे इलाकों में भी हम हैं, पक्के इलाकों में भी हम हैं। कच्चे इलाकों में मुफ्ती साहब नहीं हैं और पक्के इलाकों में शेख आसिफ साहब नहीं। हम दोनों तरफ फ़ाइट कर रहे हैं, ये चीज़ तो आप भी मानेंगे। और मालेगांव शहर में तब्दीली की लहर है। मैं वाहिद खातून उम्मीदवार हूँ, मैं वाहिद सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, जो उर्दू भी जानती हूँ, हिंदी भी जानती हूँ, मराठी भी जानती हूँ, इंग्लिश भी जानती हूँ। और मैंने मेरी तालीम, मेरी तरबियत जो है वो सियासत में हुई है। इसलिए मालेगांव शहर के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं और मेरी इस शहरियान से दरख्वास्त है कि आने वाले 20 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है वो शहर के रोशन मुस्तकबिल के लिए तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। अगर मालेगांव शहर में तब्दीली नहीं आई तो एक तरफ जो लोग गुनहगारी का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुफ्ती साहब उसको रोकने में नाकाम। ये सारी मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए, मालेगांव शहर के रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरे निशान साइकिल पर बटन नंबर 6 दबाकर मुझे कामयाब कीजिए, ताकि मैं उस शख्स की बेटी हूँ, साथी निहाल अहमद साहब की, जिसने मालेगांव शहर को एक नई पहचान दी, मालेगांव शहर को बनाया बसाया। और मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो काबिलियत इन दो लोगों में नहीं। ये थे शान हिंद निहाल अहमद साहबा,
मानव समाचार के स्टूडियो में। मैं यहाँ एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि मानव समाचार किसी भी सियासी पार्टी की प्रचार या नुमाइंदगी की अपील नहीं करता है। मानव समाचार सिर्फ आवाम से और हमारे व्यूअर्स से हम यही अपील करेंगे कि आने वाली 20 तारीख को आप वोट करें, आपके नुमाइंदे को वोट करें। मानव समाचार किसी की हिमायत नहीं करता है। शुक्रिया। मैं अमजद खान, कैमरामैन शहबाज के साथ।